हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के गणित शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र यानी कि प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का वर्णन करें। तो इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 7 से लेकर 11 वर्ष की जो एज है। देखिए, इस तीसरी अवस्था में बच्चों के बोधात्मक स्तर का सराहनीय विकास होता है। इस समय में बच्चों की भाषा तथा क्रियात्मक कला का विशेष विकास होता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इस अवस्था में बच्चे जानकारी प्राप्त करने की इच्छुक होते हैं। इस अवस्था में गणितीय ज्ञान जैसे क्रमागत करना, समूह बनाना, दो संख्याओं की तुलना करना, एक संख्या के बाद पहले कौन सी संख्या आएगी, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना और दी गई वस्तुओं की लंबाई या भार के अनुसार घटते या बढ़ते क्रम में रखना, यानी कि जो है आरोही और अवरोही क्रम, जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। दूसरा है, इस अवस्था में बच्चे किसी समस्या के दो आयामों या दो पहलू समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए तरल पदार्थ को एक लंबे बर्तन से दूसरे चौड़े बर्तन में स्थानांतरित करने पर वह समझ सकता है कि चौड़ाई अधिक होने के कारण लंबाई कम हो गई है तथा तरल मात्रा जो पदार्थ की मात्रा क्या है उतनी है। यानी कि किसी एक जैसे पानी का एक गिलास है, उसको यदि हम छोटे छोटे जो बर्तनों में डालते हैं तो पानी की जो मात्रा वो सेम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अब वह विपरीत क्रिया को समझ पाता है। उदाहरण के लिए उपरोक्त उदाहरण में तरल पदार्थ को दूसरे बर्तन से वापस पहले बर्तन में डालने पर तरल पदार्थ उतना ही दिखेगा। यानी कि दोबारा से अगर जो वो पानी दूसरे छोटे बर्तनों में डाला है उसको वापस से जो गिलास में डालेंगे तो पानी की मात्रा क्या रहेगी, सेम। नेक्स्ट है, विकास की इस अवस्था में स्वयं प्राप्त अनुभवों का प्रभाव बच्चे पर अधिक होता है। अतः उन्हें विभिन्न क्रियाओं द्वारा गणित के नए तत्वों से परिचित कराया जाए, जैसे पासा, जियोबोर्ड, ज्योमितीय आकारों के टुकड़े, ठोस आकारों की चीज़ें आदि। शिक्षक के पास ऐसे नए क्रियात्मक विचारों तथा सामान की कमी नहीं है। शिक्षक केवल बाजार से उपलब्ध सामान पर निर्भर नहीं है, वह अपने अनुभव व नए विचारों से कई क्रियात्मक सामान व गतिविधियों का अनुभव बच्चों को दे सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक होती है फॉर्मल स्टेज, जिसको बोलते हैं 11 साल से लेकर 15 वर्ष, यानी कि 11 साल से 15 साल। इस वर्ग में बच्चा पूर्व किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था के दौरान विद्यार्थी में स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का जो है विकास होता है। इस अवस्था के दौरान विद्यार्थी में क्रियात्मक कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिकी समझ से आपका क्या अभिप्राय है, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग। यह समझ यांत्रिक बार बार करके सीखना और नियम या सूत्र से सीखने से संबंधित है। इसमें बिना कारण जाने नियमों व सूत्रों को लागू कर दिया जाता है। इस प्रकार की समझ से बालक कोई भी परिस्थिति या प्रश्न को सिर्फ सूत्र का प्रयोग करके हल कर देता है तथा उसमें संकलनात्मक समझ विकसित नहीं होती, यानी कि वो फार्मूले की हेल्प से जो क्वेश्चन सोल्व कर देता है, लेकिन उसमें जो संकलनात्मक जो समझ है वो विकसित नहीं होती। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यांत्रिकी समझ सवाल समझने के लिए आसान है। कुछ गणितीय विषय वस्तु जैसे भिन्नों का भाग, ऋणात्मक पूर्णांकों की गुणा आदि सूत्र या नियम से समझना आसान है, जबकि संबंधों की समझ के अनुसार समझना कठिन है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट फार्मूले से जो इजीली समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, गणित में यांत्रिकी समझ द्वारा सही उत्तर या हल मिलने पर सफलता का एहसास सराहनीय है। इससे विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है, तथा विद्यार्थी की समझ की अपेक्षा यांत्रिकी समझ में सफलता आसान है। नेक्स्ट पॉइंट है, यांत्रिकी समझ के द्वारा गणित में कम ज्ञान के आधार पर भी सही हल अर्जित किया जा सकता है, यानी कि यदि आपको फार्मूला पता है तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधों की समझ से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि रिलेशन अंडरस्टैंडिंग। इस अधिगम में अर्थपूर्ण अधिगम होता है, जिससे कि विद्यार्थी गणितीय रचनाओं का परस्पर संबंध समझ सकते हैं। बालक जान पाते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्यों करना है। इस प्रकार की समझ बालकों के दिमाग में लंबे समय तक रहती है और अधिक लाभदायक भी होती है। इस समझ में समझ के गहन स्तर की आवश्यकता पड़ती है। संबंधात्मक समझ को विकसित करने के लिए प्रश्न या परिस्थिति के विभिन्न प्रतियों के बीच संबंधों को समझना आवश्यक है। आप देखिए, गणित के अनुकूल सह संबंधों की समझ। आपको गणित का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होगा, 1/2 गुणा में लंबाई गुणा ऊंचाई, या फिर आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला त्रिभुज का। यानी कि ये आपका इस तरीके से एक त्रिभुज है, ये अगर ऊंचाई दे रखी है, परपेंडिकुलर है ऊंचाई, और ये नीचे वाला क्या है, इसका आधार है, तो आप क्षेत्रफल का फार्मूला लिख सकते हैं 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। अब आगे क्या बताया, देखिए आगे बताया है
समझने की बजाय याद करना आसान है। यदि ये जो फार्मूला है अगर इसको आप समझेंगे उसकी बजाय इसको याद रखेंगे तो वो आसान रहेगा। परंतु इस तरह से त्रिभुज, आयत यानी कि जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सभी के सूत्र अलग अलग याद करने होते हैं। जबकि संबंधों की समझ के अंतर्गत यह सभी आयत के क्षेत्रफल से संबंधित करके समझाए जा सकते हैं, उन्हें याद नहीं करना पड़ता। इस प्रकार संबंधों की समझ से विभिन्न विषय वस्तु को आसानी से जो है आपस में संबंधित करके विषय का आसान किया जा सकता है। नेक्स्ट है, देखिए ये तो क्या था इसका गणित के अनुकूल सह संबंधों की समझ। अब यहाँ पे क्या है, गणित के प्रतिकूल, यहाँ पे प्रतिकूल है सह संबंधों की समझ। पहला पॉइंट है संबंधों की समझ द्वारा किसी विषय वस्तु को समझने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। देखो टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। दूसरा है संबंधों की समझ द्वारा कोई भी विषय वस्तु अपेक्षाकृत समझने में कठिन है, जबकि परीक्षा के कारण उसे समझना जरूरी है। देखो संबंधों की समझ का मतलब क्या है कि जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशन है एक दूसरे के बीच में, किस तरीके से उन चीज़ों को समझना है। थर्ड है केवल विषय वस्तु को समझकर उन्हें अन्य विषयों या दैनिक जीवन के संबंध में प्रयोग नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसिबल के गणित संबंधी अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए ओसिबल के गणित संबंधी अधिगम सिद्धांत, ओसिबल के अनुसार गणित संबंधी अधिगम मापदंड इस प्रकार है। पहला है विद्यार्थी प्रश्न पूछने, उत्तर खोजने या हल निकालने के लिए गणितीय विवेचना का प्रयोग करते हैं। दूसरा है विद्यार्थी उचित तकनीक द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रयोग करते हैं तथा रूपांतरित करते हैं। तीसरा है विद्यार्थी गणित की चर्चा द्वारा विभिन्न विषय वस्तुओं, संख्या ज्ञान, रेखागणित, बीजगणित, सांख्यिकी, प्रायिकता तथा त्रिकोणमिति के प्रश्न हल करके दैनिक जीवन से गणित को संबंधित करके गणित विषय को समझते हैं तथा आत्मविश्वास पाते हैं। फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थी गणित विज्ञान तथा तकनीकी के नियमों को संबंधित कर अधिगम करते हैं। फिफ्थ है विद्यार्थी गणित विज्ञान तथा तकनीक को वास्तविक जीवन की समस्याओं से संबंधित कर हल खोजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूनर के अनुसार अधिगम की प्रक्रियाओं का वर्णन करना है। तो पहला है जो है व्यवस्थापित करने की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे खुद द्वारा की जा रही क्रियाओं से अधिगम प्राप्त करते हैं। वास्तविक वस्तुओं या परिस्थितियों द्वारा बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं। इस अवस्था में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। कोई ठोस वस्तु, वास्तविक परिस्थिति या क्रिया ही अधिगम का साधन है। नेक्स्ट है मूर्तिगत अवस्था, जिसको बोलते हैं फेज इकोनिक। इस अवस्था में चित्रों, आकृतियों या काल्पनिक दृष्टिगत द्वारा प्रस्तुतिकरण से अधिगम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड सांकेतिक अवस्था, जिसको बोलते हैं फेज सिंबॉलिक। इस अवस्था में चिन्हों, संकेतों का प्रयोग होता है। बच्चे विभिन्न वस्तुओं, परिस्थितियों के लिए विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं और समझते हैं। वास्तविक वस्तु या परिस्थिति की चर्चा किए बिना बच्चे मौखिक संकेत या चिन्ह द्वारा चिन्ह तथा अंक विधियाँ समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विगोत्स्काय के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए विगोत्स्काय के अनुसार शिक्षक की कार्य प्रणाली में शिक्षण अधिगम का निपुण आयोजन ही मुख्य कारक है। अपनी कार्य प्रणाली से विद्यार्थी द्वारा अधिगम की पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षक की रहती है। इसके लिए विद्यार्थी की उपलब्ध क्षमता एवं ज्ञान का ध्यानपूर्वक आकलन आवश्यक है। इसके लिए शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले अनुभव को कर्मागत रूप से तैयार रखना भी आवश्यक है। विगोत्स्काय के अनुसार शिक्षक का मुख्य कार्य बच्चों को पढ़ाना है तथा बच्चों का कार्य करने के कार्य अपने शिक्षक द्वारा दिए गए उपदेश को ग्रहण करना है। बच्चों की बुद्धिमत्ता की पहचान हम उनका आकलन करके कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों को बताए कि उन्हें ध्यानपूर्वक व एकाग्रता से शिक्षक को सुनना है। इससे उनका अधिगम प्रभावशाली रहेगा। शिक्षक को निश्चित ही विद्यार्थी की योग्यता, सामर्थ्य व कौशल को विकसित करना है या करवाना है। नेक्स्ट है विगोत्स्काय के अनुसार शिक्षक का स्थान बच्चे के एकदम साथ है। अर्थात अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक हर कदम पर बच्चे के सहयोगी हैं। शिक्षक की भूमिका कक्षा को जीवित स्वरूप देने की है। वार्तालाप तथा चर्चा का विशेष महत्व है। अतः कक्षा में प्रयोग की जा रही भाषा का भी विशेष महत्व है। यह भाषा ही बच्चों को संसार से जोड़ती है। इस प्रकार बच्चे विकास के नए क्षेत्र की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विगोत्स्काय के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली कैसी होनी चाहिए। देखिए मूल्यांकन का पहलू बोधात्मक बदलाव को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों पहलुओं से प्रभावित माना गया है। अतः इसके मूल्यांकन के लिए विगोत्स्काय ने रोचक मापदंड बनाए हैं। उनके अनुसार बच्चे को कोई कार्य देकर यह जांचना कि वह कितना कठिन या गलत करता है
कितना ठीक या गलत करता है के साथ साथ हमें यह अवलोकन करना चाहिए कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए वह कितनी और किस प्रकार की सहायता लेता है। इससे न केवल बच्चे का बल्कि शिक्षक एवं शिक्षण व्यवस्था का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन कार्य एवं परिणाम एकदम स्पष्ट एवं पारदर्शी होने चाहिए। क्रियात्मक कार्य के विषय चयन अधिकार बच्चों को देने चाहिए। विद्यार्थी समय समय पर जो है स्व मूल्यांकन कर पाएं ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट का जीवन परिचय दीजिए। देखिए जीवन परिचय आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में लिखा है कि उन्होंने इस ग्रंथ की रचना कलयुग के 3600 वर्ष बीत जाने के बाद की और इसे लिखते समय उनकी आयु 23 वर्ष थी। भारतीय कैलेंडर के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3101 ईसा पूर्व हो गई थी। इसका मतलब है आर्यभट्ट का जन्म 1476 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से आर्यभट्ट अपने जन्म काल की सुस्पष्ट सूचना देने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक थे। भले ही उनके जन्म काल के बाद से जो बारे में स्पष्ट जानकारी थी, पर उनके जन्म स्थान के बारे में विवाद है। यानी कि जो उनकी स्पष्ट जानकारी है उनके जन्म काल की, लेकिन जो जन्म स्थान है उसका अभी भी विवाद चल रहा है। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म या तो पटना में हुआ है या फिर महाराष्ट्र में। भले ही उनके जन्म स्थान के बारे में विवाद हो, पर सभी इतिहासकार इस बात से सहमत है कि उनके ग्रंथ आर्यभट्टीय से प्रभावित होकर राजा बुद्धगुप्त ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख जो है बना दिया था। गौरतलब है कि उनके ग्रंथ आर्यभट्टीय के टीकाकारों तथा अन्य पूर्ववर्ती ज्योतिषियों ने उन्हें आर्यभट्ट नाम से ही संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट की रचनाओं का आपको वर्णन करना है। देखिए आर्यभट्ट की रचनाएं। इतिहासकार मानते हैं कि आर्यभट्ट ने कई ग्रंथों की रचना की थी, परंतु वर्तमान समय में उनके 4 ग्रंथ उपलब्ध हैं। आर्यभट्टीय दस गणितिका तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत। आर्यभट्ट सिद्धांत ग्रंथ पूरा उपलब्ध नहीं है, इसके केवल 34 श्लोक ही ज्ञात हैं। आर्यभट्ट का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ आर्यभट्टीय है। इस ग्रंथ को यह नाम आर्यभट्ट ने नहीं दिया था, बल्कि उनके लगभग 100 वर्ष बाद हुए एक भारतीय गणितज्ञ भास्कर ने अपने लेखों में इस ग्रंथ का जिक्र आर्यभट्ट के नाम से किया है। नेक्स्ट आर्यभट्ट ने कुल 121 श्लोक और 121 श्लोक आर्यभट्टीय में कुल 121 श्लोक हैं जो 4 भागों में विभाजित है। 10 गीतिका, गणितपाद, कालक्रिया और गोलपाद। सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पे 10 गणितिका भाग में सिर्फ 13 श्लोक हैं। इन श्लोकों में ब्रह्म और जो है पर ब्रह्म की वंदना के बाद सूर्य चंद्रमा समेत पहले 5 ग्रहों, हिंदू कालगणना और त्रिकोणमिति की चर्चा की गई है। दूसरा है गणितपाद भाग में कुल 33 श्लोक हैं। इन श्लोकों में अंक गणित, बीजगणित और रेखा गणित पर संक्षिप्त जानकारी दी है। थर्ड है कालक्रिया भाग में 25 श्लोक में हिंदू कालगणना समेत ग्रहों की गतियों पर जानकारी दी गई है। फोर्थ है गोलपाद में 50 श्लोक हैं जिनमें स्पेस साइंस से जुड़ी जानकारी है। ग्रहों की गतियों और सूर्य से दूरी समेत यह जानकारी दी गई है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर्यभट्ट का गणित और खगोलविद के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। तो पहला है आर्यभट्ट ने पृथ्वी की जो परिधि है लगभग 39,968.05 किलोमीटर बताई थी, जो असल लंबाई यानी कि असल लंबाई जो है इसकी 40,075.01 किलोमीटर है, जो सिर्फ 0.2% की क्या है कम है। यानी कि इन्होंने लगभग एक्यूरेट जो है बताई थी इसकी परिधि। दूसरा आर्यभट्ट ने वायुमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक बताई है। असल में वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, लेकिन इसका 99% जो भाग है 80 किलोमीटर तक सीमित है। नेक्स्ट थर्ड है आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों की दूरी के बारे में बताया है, वह वर्तमान मान से मिलता जुलता है। फोर्थ आर्यभट्ट ने तारों से सापेक्ष पृथ्वी के घूमने की गति को मापकर बताया था कि एक दिन की लंबाई 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड होती है, जो असल से 0.86 सेकंड कम है। नेक्स्ट आर्यभट्ट के अनुसार एक साल की लंबाई 365.25868 दिन के बराबर होती है, जो कि आधुनिक गणना 365.25636 के लगभग जो है बराबर है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने अक्षर संकेत का आविष्कार किया। इसमें स्वरों और व्यंजनों का उपयोग संख्याओं के स्थान पर किया है। इन्होंने कह गए आदि को 1 2 3 4 और य र स को 30 40 50 60 70 और ए आ ई उ को 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 10 की पावर 5 आदि से स्पष्ट किया है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने पाई का मान दशमलव के 4 अंकों तक जो है बताया है, यानी कि 3.1416।
नेक्स्ट आर्यभट्ट ने ही त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के साइन और कोसाइन की खोज की है। आर्यभट्ट ने इन्हें ज्या और कोज्या कहा है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना का विस्तार से वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मगुप्त का जीवन परिचय दीजिए। देखिए, ब्रह्मगुप्त आबू पर्वत तथा लूणी नदी के बीच स्थित भीनमाल नामक गांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम जिष्णु था, जिनका जन्म ईस्वी 598 में हुआ था। इन्होंने प्राचीन ब्रह्मपिता महासिद्धांत के आधार पर ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक नामक ग्रंथ लिखे, जिनका अनुवाद अरबी भाषा में है। अनुमानतः है खलीफा मंसूर के समय सिंध, हिंद और अल अकरंद के नाम से हुआ। इनका एक ग्रंथ ध्यान जो है ग्रहोपदेश नाम का भी है। इस ग्रंथ में कुछ जो है परिणामों का विषव गणित में अपूर्व स्थान है। आचार्य ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान राज्य के भीनमाल शहर में ईस्वी सन 598 में होने के कारण उन्हें बिलमाला आचार्य के नाम से भी जो कई जगह उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मगुप्त के जो है सूत्र का वर्णन कीजिए। इन्होंने क्या सूत्र दिया था? इन्होंने क्या दिया था? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वर्त बना रखा है। वर्त के अंदर एक क्वाड्रिलेटर बनाया गया है, जिसके चारों जो पॉइंट आप देख सकते हैं इसके ऊपर हैं, चतुर्भुज है एक तरीके से ये, ठीक है। इन्होंने क्या फार्मूला दिया, ये फार्मूला समझिए। देखिए, उन्होंने एक जो सन्निकट मान का मतलब होता है कि लगभग जो मान है यहाँ पे नियरेस्ट मान यहाँ पे दिया है। तो अब इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, जो इसके अंदर चतुर्भुज बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो यहाँ पे देखिए साइड दे रखी है पी क्यू आर एस। तो कैसे निकाल सकते हैं? पी और आर को जोड़ देंगे, अपोजिट साइडों को जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे। गुणा में यहाँ पे अपोजिट साइड है क्यू, यहाँ पे साइन को जोड़ के और 2 से क्या कर लेंगे डिवाइड, और इनकी गुणा करेंगे। तो ये सन्निकट मान है क्षेत्रफल निकालने का। और इसका रियल मान अगर पूछें चक्रीय चतुर्भुज का, अगर रियल में क्षेत्रफल निकालना हो जो सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो यहाँ पे इन्होंने फार्मूला दिया है, सुके वर्गमूल लगा दिया, टी माइनस पी मल्टीप्लाई में टी माइनस क्यू मल्टीप्लाई में टी माइनस आर मल्टीप्लाई में टी माइनस एस। अब यहाँ पे टी क्या है ये समझिए। टी है चक्रीय चतुर्भुज का जो परिमाप है उसका आधा, जिसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। यदि मैं इसको पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, ये होगा परिमाप। अगर मैं इसको आधा कर दूंगा, परिमाप का आधा, तो वो क्या है? टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भास्कराचार्य का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में गणितीय ग्रंथ लीलावती के रचयिता भास्कराचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। जो लीलावती वास्तव में भास्कराचार्य रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग है। यह ग्रंथ गणित और ज्योतिष विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। इस ग्रंथ में वर्णित नियमों की व्याख्या करने के लिए भास्कराचार्य ने गद्य शैली में वासना नामक एक ग्रंथ लिखा। सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग हैं, लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रह गणित। लीलावती में अंक गणित पर, बीजगणित पर, गोलाध्याय में खगोल पर और ग्रह गणित में ग्रहों की गति पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, सिद्धांत शिरोमणि के अतिरिक्त भास्कराचार्य ने एक और ग्रंथ जो है कर्ण कुतूहल की रचना की थी, जिसमें पंचांग बनाने की विधियों पर चर्चा की गई है। लीलावती पर कई टीकाएं लिखी जा चुकी हैं और देश विदेश की कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कराचार्य का जीवन परिचय दीजिए, यानी कि इनका जो है इनके बारे में बताना आपको। भास्कराचार्य के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। कुछ जानकारी उनके श्लोकों से मिलती है। गोलाध्याय प्रश्नाध्याय के श्लोक 58 से स्पष्ट है कि भास्कराचार्य का जन्म शक संवत 1036 अर्थात ईस्वी संख्या 1114 में हुआ था। उन्होंने 36 वर्ष की आयु में शक संवत 1072 अर्थात ईस्वी संख्या 1150 में लीलावती की रचना की थी। पुनः गोलाध्याय प्रश्नाध्याय के श्लोक 61 के अनुसार भास्कराचार्य जो है सांडिल्य गोत्र के थे और महाराष्ट्र के सह्याद्री क्षेत्र के तत्कालीन जो है विजलविड नामक स्थान के निवासी थे। लेकिन विद्वान इस विजलविड की भौगोलिक स्थिति की जो है प्रामाणिक निर्धारण नहीं कर पाए थे। डॉक्टर बाउदाजी 1822 से लेकर 1874 ने महाराष्ट्र के 40 गांवों से करीब 16 किलोमीटर दूर पाटन गांव के एक मंदिर में एक शिलालेख की खोज की थी। इस शिलालेख के अनुसार भास्कराचार्य के पिता का नाम महेश्वर था और उन्हीं से उन्होंने गणित, ज्योतिष, वेद, काव्य, व्याकरण आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। भास्कराचार्य के देहांत के बाद में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। उन्होंने अपने ग्रंथ कर्ण
कुतूहल की रचना 69 वर्ष की आयु में 1183 में की थी। इससे स्पष्ट है कि भास्कराचार्य की लंबी आयु मिली थी। उन्होंने गोलाध्याय में ऋतुओं का सरल वर्णन किया है, जिससे पता चलता है कि वे गणितज्ञ के साथ साथ एक उच्च कोटि के कवि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास रामानुजन को गणित के क्षेत्र में क्या योगदान है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए श्रीनिवास रामानुजन का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान है। श्रीनिवास जो है अयंगर रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। गणित के क्षेत्र में अपने समय के अनेक दिग्गजों को पीछे छोड़ने वाले श्रीनिवास रामानुजन ने केवल 32 साल के जीवन काल में पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत दिए। किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद रामानुजन ने उच्च गणित के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण खोजें की, जिससे इस क्षेत्र में उनका नाम अमर हो गया। इन्हें गणित में कई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इन्होंने खुद से गणित शिक्षा और अपने जीवन काल में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया, जिनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहे हैं। यद्यपि इनकी कुछ खोजों को गणित मुख्यधारा में अब तक नहीं अपनाया गया है, उनके सूत्र कई वैज्ञानिक खोजों में मददगार बने। हाल में इनके सूत्र को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया। इसके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे कार्यों के लिए रामानुजन जनरल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, गणितीय कक्ष में संप्रेषण की भाषा का क्या महत्व है। देखिए, संप्रेषण की भाषा का मतलब क्या है। कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रयोग की गई भाषा। देखिए, हाल ही के दिनों में शिक्षण में संप्रेषण का नवीन रूप स्पष्ट दिखाई देता है। कक्षा में संप्रेषण आवश्यक है क्योंकि यह एक वैचारिक योग्यता को विकसित करता है। इसलिए गणित शिक्षण में भी उचित भाषा का प्रयोग का अपना महत्व है। आमतौर पर गणित विषय में भाषा को नज़रअंदाज किया जाता है और यह मानते हुए कि यह मात्र एक तकनीकी विषय है, रचनात्मक नहीं है, और इसमें भाषा का इतना विशेष महत्व नहीं है। हालांकि यह सोच क्रिया आधारित शिक्षण जो है आयाम के चलते बदलाव अनुभव कर रही है, जो कक्षा में संप्रेषण जो है के जरिए लाया जा रहा है। नेक्स्ट है, पहले प्राथमिक स्तर से ही गणित शिक्षण राष्ट्रीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में किया जाता था, परंतु समय के साथ साथ संप्रेषण की भाषा में बदलाव आया और हमारे सामाजिक परिवेश में जहां प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षण अधिगम चल रहा है, पब्लिक स्कूल संस्कृति का विकास हो रहा है, वहां पर गणित को प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी संप्रेषण का सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है, जो कि गणित शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर से ही लागू की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लैंग्वेज यूजर के लिए भाषा व इसके परिणाम का वर्णन कीजिए। देखिए, जिन देशों में अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है, वहाँ की शिक्षण एवं अधिगम परिस्थितियाँ अलग होती हैं। अधिकतर समय से बड़ी समस्याओं को अनुदित करने का तरीका ढूंढते हैं और बालक उम्मीद करते हैं कि समस्या का हल अध्यापक स्वयं कर दे। बच्चों के प्रदर्शन में सबसे अहम कारण बच्चों की समस्या को न समझ पाना है। अधिकतर अध्यापक शिक्षण के दौरान कुछ सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जो बालक को पूर्ण रूप से परेशान करती है। अध्यापक की प्रवृत्ति होती है कि वह सीधा सा समाधान बताता है और बालक द्वारा दिए गए तर्क या प्रश्न की ओर ध्यान नहीं देता है। इसलिए समाधान मिलने पर बालक कभी कभार ही प्रश्न करता है और वह अध्यापक द्वारा किए गए प्रश्न का एक शब्द में उत्तर देता है और अध्यापक भी यह सच जवाब पाकर खुश हो जाता है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको डीएल के और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और एग्जाम नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे फॉलो
कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।